नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी माधव निदान पढ़ेंगे। तो माधव निदान पढ़ेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि जो आयुर्वेद पढ़ता है तो वह न मतलब उसको खुद ही इच्छा होनी चाहिए, आत्मीय गुण होना चाहिए कि हमें आयुर्वेद पढ़ना है। तो अभी देखिए जितने लोग भी जुड़े हैं, टोटल 9 लोग जुड़े हैं। तो 9 लोगों को खुद ही इच्छा हुई कि हमें पढ़ना है। अभी देखिए माधुरी मैम भी जुड़ गई। खुद इच्छा हुई कि किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, किसी को उठाना नहीं पड़ता है कि आओ आओ उठो और पढ़ो। जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। तो मैं 1 मिनट स्क्रीन लेके आ रहा हूँ माधव निदान का। कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि माधव निदान ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा। तो लेकिन हम पढ़ाई करेंगे अभी। वो स्क्रीन पे मत आए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि यक्ष्मा में एकादश रूप रहते हैं। तो मतलब 11 जो सिम्टम्स रहते हैं उससे हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि मतलब राजयक्ष्मा इस तरह से है। तो उसमें वात के 3 लक्षण होते हैं: स्वर भेद होना, अंश पार्श्व शूल होना, फिर अंश पार्श्व संकोच होना। तो ये ऐसे पेशेंट हमारे पास ऐसे प्रैक्टिस में आते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं। मैंने देखा है जब हम सेकेंड ईयर में थे तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ससुन हॉस्पिटल। तो वहां पर एक आयुर्वेदिक वार्ड है। वहां पे हमें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता था। माधव मतलब निदान का जो रोग निदान का था, तो वहां पर हमें ऐसे प्रैक्टिकली दिखाया जाता था कि देखो ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। तो उसी तरह से पित्त के इन्होंने बताए हैं कि 4 लक्षण होते हैं और कफ के 4 लक्षण होते हैं। तो पित्त के क्या है, ज्वर होता है। तो मतलब फीवर पेशेंट को आता ही आता है। दाह होता है, अतिसार होता है और रक्त आता है। जब भी वो स्टीवन करते हैं, थूकते हैं तो खून आता है। ऐसा पेशेंट हमें बताते हैं। कफ के सिम्टम अगर हम लोग देखेंगे तो सिर का कफ से परिपूर्ण रहना, मतलब शिरोगौरव रहता है हर समय और बहुत ज्यादा कफ कफ जमा रहता है। आहार से अरुचि होना, खाने का कोई भी इच्छा नहीं होता है। फिर खांसी बहुत ज्यादा आती है और आवाज बैठ जाता है, स्वर भेद हो जाता है, या फिर आवाज जो रहता है वो थोड़ा विकृत हो जाता है क्योंकि कफ वहां पे आवरण हो गया है पूरा, स्त्रोतरोध हो जाता है। आवरण भी होता है और कभी कभी स्त्रोतरोध भी होता है। तो इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से वात के 3 लक्षण, पित्त के 4 लक्षण, कफ के 4 लक्षण, ये टोटल मिला के 11 एकादश रूप जो राज्यक्षमा होता है वो हमें दिखाई देता है। तो इस पर आप लोग अगर कुछ अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो बताइए। मैं 1 मिनट ये माधव निदान का ओपन करके ला रहा हूँ। और दूसरा बात है कि फिर हम असाध्य लक्षण पढ़ेंगे कि राज्यक्षमा अगर असाध्य अवस्था में चला जाता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो उसके पहले आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर पवन जी आप कुछ बोलेंगे या कंचन मैम? राज्यक्षमा के असाध्य लक्षणों तो सर यही है, जैसे थोड़ा माइक के पास बोलिए ना प्लीज।
पवन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। सर जब असाध्य हो जाता है तो उस स्थिति में सारी धातुएं का क्षय हो जाता है और उस पेशेंट को ना रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। असाध्य वाला मैं लक्षण लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। उस हाँ, ये असाध्य लक्षण अगर आप लोग उसमें करते तो क्या होता है सर, मैं जैसे पेशेंट को ना कभी लूज मोशन हो गया, पेशेंट को लूज मोशन नहीं ठीक होगा। पेशेंट को फीवर हो गया तो फीवर नहीं ठीक होगा। पेशेंट को भूख नहीं बिल्कुल भी लगेगी, और फीवर आ गया तो फीवर नहीं ठीक होगा। मतलब कोई भी उसको व्याधि हो गया तो उसकी धातुएं निरंतरता अक्षय। एक मिनट, ये म्यूट हो गया। एक मिनट रुकिए, ये मैं किसी और को कर रहा था। एक मिनट रुक जाइए, बस फिर बोलिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो किचन की आवाज आ रही है। एक मिनट, अब आप बोलिए सर। डॉक्टर पवन जी, अभी अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। आ रही है आवाज सर मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए। सर जब ये असाध्य लक्षण हो जाते हैं ना राज्य अक्षमा में, हम्म, उसमें बीमारी के उसके लक्षणों पे ही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पेशेंट को अतिसार हो गया, उसका डायरिया कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी हम्म, पीड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको भूख नहीं लगती, पेशेंट को फीवर कंटिन्यू आता है। इतना मतलब लीन एंड थीन पेशेंट हो जाता है। ब्लीडिंग आने लग जाती है सर। जैसे रक्त क्षीणन जिसको बोलते हैं, हिमोप्सिस, मतलब थूक के साथ ब्लड आने लग जाता है। और एक क्लासिकल फीचर होता है सर, गंडस फिक, मतलब उसमें पूरी बॉडी में इतना सोस हो जाता है, आंखें अंदर की तरफ चली जाती है, और उसके जो हमारा ये कुल्ले वाली है जो हड्डियां वो भी अंदर धंस जाती है। ठीक है, और आंखें अंदर की तरफ, उसकी आंखें सफेद सफेद होने लग जाती है। भूख से उसको बिल्कुल एकदम इतनी रुचि होती है, कुछ भी नहीं खाता। और सर एनीमिया होगा, उसको पांडुरों के पूरे लक्षण आ जाते हैं। पूरी बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है, पैरों में स्वेलिंग आती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। और सारी बॉडी पे इसमें इतना ज्यादा स्वेलिंग आती है, बहुत मतलब पेशेंट इतना हो जाता है। और फिर धीरे धीरे ये इन्वॉल्व होता होता सर, ये सारी धातुओं को, जैसे जैसे धातुओं में अक्षय बढ़ता जाएगा, वही सारे लक्षण है। हार्ट के लक्षण आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी हार्ट की जो धड़कन, जब एनीमिया होगा तो उसकी धड़कन बढ़ने लग जाएगी। जब धड़कन बढ़ेगी तो सर हार्ट का साइज भी एनलार्ज होगा, और फिर उसमें हार्ट के पूरे फीचर आ जाएंगे। और जब ब्रेन को पूरा ब्लड नहीं जाएगा, एक एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी होगी, तो पेशेंट कुछ खाएगा नहीं, तो उसके मनोवैसरोतस भी इतना खराब हो जाएगा, दिमाग में चक्कर आएंगे, पेशेंट को उठ नहीं पाएगा पेशेंट, और निद्रा में रहेगा इतना पूरा के पूरे, मतलब सारा दिन ऐसे जैसे इतनी ज्यादा सुस्ती रहेगी उस पेशेंट को। और सर चल भी बिल्कुल नहीं पाएगा, हड्डियां उसकी वीक हो जाएगी। अल्टीमेटली धीरे 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 करके ये सारा पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, ऐसा होता है जो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करता। कई लोग जैसे कैट वन स्टार्ट करते हैं, दो तीन शुरू शुरू में तो उनको ठीक लगता है, और फिर उसके बाद वो दवाई छोड़ देते हैं, फिर वो मल्टी रेजिस्टेंट उसमें चला जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में। जी। और उसका लीवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सर, उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाता है सारा का सारा कुछ। हाँ, पहले हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, धीरे धीरे किडनी का इन्वॉल्वमेंट। खून की कमी होगी तो पूरे अंगों में, अगर पूरा हमारा प्रीणन नहीं होगा किसी भी पार्ट का, क्योंकि रक्त में ही प्रीणन करना है। एनीमिया होगा तो कहाँ पे कोई भी अंग सर्वाइव नहीं करेगा, और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती जी, तो अभी हम लोग श्लोक में पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ देख लेते हैं। राज्य अक्षमा के असाध्य लक्षण, ये अपने संहिताओं में क्या बताया, माधव निधन में क्या बताया। एकादश भिरे एकादश भिरेर्भिवा षड्भिर्वापि समन्वितम कासाति सार पार्श्वार्थी स्वर भेदा रुचि ज्वरैः त्रिभिर्वा पीडितम लिंगैः काश श्वास सृगामयैः जह्या शोषार्दितं जन्तु मिच्छन्सु विमलं यशः सर्वैरर्धे स्त्रीभिवापि लिंगेर्मास बलशये युक्तो वर्ज चिकित्स्यस्तु सर्वरूपप्यतो अन्यथा महाशनं क्षयमाणम् अतिसार निपीडितं शुष्कमुष्कोदरं चैव
यक्ष्मणं परिवर्जयेत् शुक्लाक्षमन्न द्वेष्टार मूर्धश्वास निपीडितम कृच्छेन बहुमेहांतम यक्ष्मयतीह मानवम। इतना बढ़िया बता रहे हैं ना, इतना बढ़िया। इसमें बोल रहे हैं कि पूर्वोक्त जो स्वर भेदादि 11 लक्षणों वाला जो राजयक्ष्मा होता है, जिसमें कास हो रहा है, अतिसार हो रहा है, पार्श्वशूल हो रहा है, स्वर भेद हो रहा है, अरोचक और ज्वर, तो ये होता है, या काश, श्वास, रक्त निर्गमन, ये सब राजयक्ष्मा वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको त्याग देना चाहिए, उनका चिकित्सा नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कंसल्ट लेके करना चाहिए। वो ठीक होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा बोल रहे हैं कि एकादश भी आप षड्विवाह समन्वितम काश अतिसार पार्श्वती स्वर विदा रुचि जो रही, मतलब ये 6 लक्षण हो गए, काश, अतिसार, पार्श्वरति मतलब पार्श्व में पीड़ा, स्वर भेद, अरुचि, ज्वर, ये 6 वाले हो गए। त्रिबीर्भाव पीड़ितम लेंगे ही, श्वास का स्त्रिकाम ही, मतलब खांसी आ रही है, श्वास लग रहा है और ब्लड आ रहा है, स्त्रिक आम ही ये आ रहा है। और फिर ना पेशेंट जो है बहुत ज्यादा उसका बल और मांस का क्षय हो गया है, जहियात शोषार्दितम, बहुत ज्यादा बल और मांस का क्षीणता हो गई है, कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, हड्डियों का ढांचा जैसे दिखाई देने लग रहे हैं। और 3 लक्षण भी अगर दिख रहे हैं उसमें, काश, श्वास, ये सब दिख रहे हैं, खून आ रहा है बहुत ज्यादा, तो भी उसको त्याग देना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक होगे कि नहीं होगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा है कि अगर शारीरिक बल विद्यमान है, मांसादी धातुओं का ह्रास नहीं हुआ है, देखने में हृष्ट पुष्ट दिख रहा है और लक्षण जो है वो आधे हैं, तो उसमें हमें चिकित्सा करना चाहिए, तो वो साध्य हो सकता है। सुविमलम यशः, ऐसा बोल रहे हैं 9वां नंबर के लास्ट के 2 शब्द, कि अगर हम करते हैं तभी यश मिलता है और तभी वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जो रोगी खाए और अत्यधिक खाए फिर भी आहार की अपेक्षा वो क्षीण होता जाए, सर्वरार्धे स्त्रीवीरवापी लिंग मास बलश है, ये बोल रहे हैं कि पूरा लक्षण आ रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 3 सिम्टम है, और उसके शरीर में मांस और बल का क्षय हो रहा है। और महाशनम, जो 11 नंबर का पहला शब्द है, महाशनम, खाना बहुत खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, भरपेट खा रहा है, लेकिन उसके महाशनम क्षीयमाणम, खाना खाने के बाद भी वो क्षीयमाण है, मतलब कमजोर हो रहा है। अतिसार निपीड़ितम, उसको लूज मोशन लग रहा है। तो शुष्क मुष्कोदरम चैव, शून मुष्कोदरम चैव, मतलब उसका क्या है कि पूरा बॉडी में, अंडकोश में स्वेलिंग आ गया है, उदर में शोथ आ गया है। शोथ को दूर करने के लिए तो हम विरेचन का चिकित्सा करते हैं, लेकिन वह हम लोग शोथ निकाल नहीं पाएंगे, तो शोथ इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो और उससे क्या होता है कि जो शोथ लीन हो गया है वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। और अगर हमने विरेचन कराया है शोथ को दूर करने के लिए, तो मल का नाश हो जाएगा, तो जीवन का भी नाश हो जाएगा। इसलिए, और या फिर अतिसार हो रहा है, तो चैव यक्ष्मणम परिवर्जित, उनको वर्ज कर देना चाहिए। उसके बाद में असाध्य लक्षण और बता रहे हैं कि शुक्लाक्षमन्न द्वेष्टा ऊर्ध्व श्वास निपीड़ितम कृच्छेन बहुमेहांतम यक्ष्मयंती हंति मानवम। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के नेत्र श्वेत पड़ गए हैं, वह भी असाध्य होता है। जिसको आहार से घृणा हो गई है वह असाध्य होता है। अन्न द्वेष्टा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, घृणा हो गई है। जो ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित है, ऊर्ध्व श्वास निपीड़ितम कृच्छेन बहुमेहांतम, मतलब वो उसको बहु मूत्र कृच्छता है, बहुमूत्रता है बहुत ज्यादा, ये उपद्रव हो गए हैं, तो उसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। और बता रहे हैं कि अगर ये 4 लक्षण आ गए कि उसके नेत्र श्वेत पड़ गए, खून की कमी हो गई है, आहार से घृणा हो गई है, ऊर्ध्व श्वास बहुत ज्यादा हो रहा है, और मूत्र कृच्छता या बहुमूत्रता ऐसा हो गया, तो वह भी असाध्य होता है। ये असाध्यता के लक्षण होते हैं, क्योंकि शुक्ल नेत्रता जो है वो अस्थिक्षय की सूचक होती है, और उसका रोम तक प्रभाव अस्थि तक पहुंच जाता है, तब श्वेतता की वृद्धि हो जाती है, और रोगी में रक्त क्षीणता भी बहुत ज्यादा होती है, एनीमिक हो जाता है पेशेंट बहुत ज्यादा। अन्न से घृणा होने से पाक स्थली के में विशेष विकृति सिद्ध हो जाती है। शरीर में आहार भाव से शरीर नाश निश्चित हो जाते हैं, अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो अपने आप उसका शरीर का नाश होना निश्चित है। उसी तरह से ऊर्ध्व श्वास मतलब फुफ्फुस विकृत हो जाता है, ये समझना चाहिए। कृच्छता जो होती है, मूत्र कृच्छता होती है, तो मूत्र ग्रंथियां जो रहती हैं, मतलब किडनीज है, उसके जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो गए हैं उसके, और वो अच्छे से यूरिन बना नहीं रहे, फिल्टर नहीं कर पा रहे। बहुमूत्रता मतलब फ्लोम की विकृति से समझना चाहिए। यक्ष्मा रोगी में बल और मल ये दोनों आवश्यक होते हैं।
मल क्योंकि दोषों का क्षय हुआ है, धातुओं का क्षय है, तो बल जो है वो मल के सहारे ही रहता है। दोष धातु मलामुलम शरीरम, तो मल ही शरीर में बल दे रहा है। और ऐसा बोलते हैं ना कि या पुरुष धरा कला सायो अस्थि धरा कला, तो जो पुरुष धरा कला है वही अस्थि धरा कला है। तो अगर और अस्थि जो रहता है वो बल देने का काम करता है। फिर बोल रहे हैं कि मल तो मूर्ति या स्थूल धातु के रूप में रहता है मल, और बल जिसे ओज कहते हैं वह अमूर्त और सूक्ष्म धातु के रूप में होता है। इसमें मल के आधार पुरुष होता है और बल का आधार शुक्र होता है। अब शुक्र का तो क्षय हो रहा है, इसमें कहा है शुक्रायतम बलम पुंसाम मलायतम ही जीवितम तस्में संरक्षित यक्ष्मणो मलरेतसी, या फिर मलायतम बलम पुंसम शुक्रायतम ही जीवितम। मतलब क्या होता है कि शरीर में शुक्र जो है वही बल देता है, और मलायतम जो बोला है वो भी बल देता है। इसलिए मल की भी रक्षा करना चाहिए, शुक्र की भी रक्षा करना चाहिए। बल शब्द से ओज का ग्रहण किया जाता है। शरीर में बल की रक्षा के लिए मल और शुक्र की रक्षा करना चाहिए। मल का अवस्टंभ जितना रहेगा, अवस्टंभ मतलब मल का आधार जितना रहेगा, उतना ही बल की रक्षा होगी। और आचार्य चरक भी बोलते हैं तस्मिन् कले पच्यत्यग्नि इदरम कोष्ठ संदितम संश्रितम मलो भवति तथा प्रायः कल्पते किंचित ओजसे। मतलब यह है कि कभी यक्ष्मा प्रकट हो जाता है तो कोष्ठाग्नि, कोष्ठस्थ अन्न का जितना भी परिपाक कर सकती है वह अधिकांश मलावस्था तक ही रहता है। उसमें कुछ अंश ओज का बन जाता है और कुछ पूरा शरीर को धातु का पोषण कर रहा है। लेकिन अगर मल, अब इसमें धातु और दोष का क्षय हुआ है, मल जो है उसी पे शरीर टिका हुआ है। अगर आपने विरेचन देके मल संसन कर दिया तो उसका विनाश निश्चित है। शोषी मुंचती गात्राणी पुरुष संस्त्रस्नाब्दपि, इसका मतलब विरेचन आ जाने से शोष रोगी शरीर को त्याग देता है। महर्षि चरक बोलते हैं कि तस्मात् पुरुषम संरक्ष्य विशेषद राज्यक्ष्मण सर्वधातु क्षयार्थस्य बलम है से ही विडबलम। अर्थात यक्ष्मा में जब सभी धातुओं का क्षय हो रहा है तो मलाश्रित बल ही उसका बल होता है। और दूसरा, यक्ष्मा के रोगी को कामातुरता बढ़ जाती है, काम की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ती है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यक्ष्मा रोगी का शुक्र क्षय होने लग जाता है तो उसका क्षय निश्चित है, क्योंकि रसादी धातुओं के क्षय से अपेक्षाकृत क्षीणता से शुक्र में तो क्षीणता आएगी ही। इसके लिए संपूर्ण धातुओं में से शुक्र जो निमित्तशील धातु है वह भी नहीं रहेगा, और जो शुक्र है वो सौम्य है, स्निग्ध है, जीवन प्रद है। और मनुष्य की उत्पत्ति जो होती है वो शुक्र से ही होती है, शुक्र आर्तव के संयोग से होती है, और जो जीवित शुक्राणु होते हैं उसी से होती है। और जब ये शुक्र जो है बहुत ज्यादा संचित हो जाता है तो ऊर्ध्व रेतस हो जाता है, तो मनुष्य की आयु जो रहती है दीर्घायु हो जाती है और वह पेशेंट अमर हो जाता है, उसको अमृत समान जीवन मिल जाता है। शुक्र के पश्चात जो संपूर्ण धातुओं का सारभूत ओज नाम का तत्व है वह भी शरीर में व्याप्त होता है। शुक्र के क्षीण होने से ओज की उत्पत्ति रुक जाती है, ओज का क्षय होने लगता है। नवीन ओज न बनने से शरीर में संचित होने वाला ओज का ह्रास होने लगता है, और ओज के क्षय से मनुष्य का भी क्षय हो जाता है। बल शब्द से ओज का ग्रहण होता है। यथा रसादिनाम शुक्रांतानाम धातुनाम यत् परम तेजस तत् खलु तेजस तदेव बलमित्युच्यते। इसका मतलब यह है कि रस से शुक्र तक जितने भी धातु हैं वह सब अंत में बल देते हैं, और बल मतलब ओज के रूप में ताकत देते हैं। ओज के क्षय से क्या होता है, तो मूर्छा होता है, मांस क्षय होता है, मोह होता है, प्रलाप होता है, अज्ञानता आ जाती है। मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो अज्ञानमेव च पूर्वोक्तानि च लिंगानि मरणम च बलक्षय। मतलब ये सारे लक्षण आ गए, मूर्छा हो गया, बलक्षय हो रहा है शुक्र के क्षय से, मोह हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, अज्ञानता आ रही है, तो मरणम च बलक्षय, मृत्यु आ जाती है बल का क्षय होने की वजह से। यक्ष्मा में मांस क्षय भी उपद्रव हो जाता है, वेट लॉस होता है, मतलब पूरा शरीर में मांस का बहुत ज्यादा क्षय हो जाता है। मांस बलक्षय ऐसा बोला गया है। बलक्षय तो बता ही दिया है। मांस क्षय के लक्षण क्या होते हैं, यथा मांस क्षय अस्थि गंड गंडोपस्थो रुवक्ष कक्षा पिडकोदर ग्रीवा शुष्कता रुक्षता साधो गात्राणाम धमनी शैथिल्यम च। तो मांस का क्षय होने से शरीर में रूखा सूखा हड्डियों का ढांचा रह जाता है। और दूसरा क्या है कि सब शरीर में अस्थि में, गंड के ऊपर, उर में, वक्ष में, कक्षा में,
उदर में, ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, बल और मांस का क्षय हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ते गया तो रोगी बच नहीं सकता है। तो हमें साध्यता असाध्यता को जानना चाहिए। अभी इस पर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अंजना मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या जिनको यक्ष्मा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंट्रोल नहीं हुआ और मृत्यु हो गई? जी सर, नमस्कार, सुप्रभात सभी लोग। जी सर, ये कितने तो आजकल भी आप अगर हम देखते हैं जो उपद्रव कहें या कॉम्प्लिकेशंस कहें या कोविड में का भी अगर हम एक थोड़ा सा इसको भी देखें तो ये दो तीन चीजें तो मैंने बहुत स्पेसिफिक बता दी हैं जो अभी आपने पढ़ा, या जैसे जनरल लोगों में भी आप पेशेंट हमारे पास आते हैं तो काश श्वास, ये तो एक कॉमन डिजीज होती है, लोगों को खांसी आती है, इसके बाद उसकी सांस फूलने लगती है। लेकिन जब रक्त स्टीवन शुरू हो जाता है, मतलब हीमोप्रेसिस शुरू हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है खांसी के साथ, तब जो कंडीशन पेशेंट थोड़ा सा फिर सीरियस होता है। तब उसको लगता है कि अरे ये ब्लड आया, तब वो पेशेंट कंप्लेन लेके हम लोग के पास आता है। उसके साथ साथ फिर वो दूसरी कंप्लेन करता है कि वेट मेरा कम हो रहा है या मुझे कमजोरी बहुत लग रही है, लेकिन मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब बल का भी क्षय हो रहा है और मांस का भी क्षय हो रहा है। तो ये जो सिम्टम्स पेशेंट को हम लोग को बहुत अधिक अधिक मात्रा में, अब तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट्स थे, उस समय ट्यूबरकुलर वार्ड हुआ करते थे सर, और वहाँ हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती थी। और वहाँ की आपने इतना सारा आज पढ़ा तो सारी की सारी पिक्चर मेरे माइंड में वही घूम रही थी, क्योंकि वहाँ पे किसी को इतना गजब का पार्ट शुरू होता था, किसी का स्वर भेद होता था, किसी की आवाज नहीं निकलती थी, फीवर तो मुझे लगता है अधिकतर पेशेंट में कंटिन्यूस रहता ही रहता है, और उसके साथ काश श्वास, और ये जो एक लक्षण उन्होंने स्पेसिफिक आपने पढ़ा अभी बताया अतिसार, रियली सर अतिसार तो मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती थी पेशेंट को कि वो बेड पे लेट भी नहीं पाता था, खांस रहा है, सांस फूल रहा है। और वो मॉडर्न में हम लोग की ड्यूटी लगती थी बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ कॉलेज का, जो लखनऊ कॉलेज से हम लोग को भेजा जाता था, वहाँ पे ट्यूबरकुलर वार्ड पे हम लोग जाते थे। और पेशेंट की जो मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो जो उसके रिब्स की काउंटिंग हम लोग ऐसे ही कर लेते थे, उसको लेटे लेटे वो अगर उससे कहते थे कि थोड़ा सा हमें क्रिपिटेशन सुनने का बड़ा शौक रहता है उस समय, रोंकाई सुनने का बहुत शौक रहता है, या ये देखने का कि पल्मोनरी इफ्यूजन है या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है कि कलेक्शन ऑफ एयर है, तो ये सब देखने के लिए परकशन वगैरह हम लोग बहुत करते थे। तो उस समय वो पिक्चर इतनी क्लियर होती थी कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बैठाते थे कि आप थोड़ा सा जो है वो सीधा मत लेटिए, थोड़ा सा आप तिरछा होके या नीचे जो है कमर के सहारे बैठिए। और दूसरा ये भी एक डर होता था कि घर से भी एक वो मिलती थी कि पेशेंट के टच में बहुत नहीं जाना है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ये भी एक माइंड में, क्योंकि बहुत छोटा होते हैं हम लोग उस समय, और डाइट वगैरह भी हम लोग की हॉस्टल की होती है, बहुत अच्छे से नहीं मिलती है। तो वो सारी पिक्चर आपने राजेश में पढ़ाया तो पूरी क्लियर हो गई। और ऐसे पेशेंट रियली अगर बल का क्षय हो रहा है, मांस का क्षय हो रहा है, उसके बाद जैसे दो तरह के लक्षण खाने से संबंधित में मिलते हैं। कुछ पेशेंट को कहता है कि अगर हमें खाना देखते ही वॉमिटिंग सी लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी आते थे कि सर मैडम खाना तो बहुत खाते हैं, खाना खाते भी अच्छे से, लेकिन खाना लगता ही नहीं है। तो ये तो इस तरह के तो पूरे वार्ड में हम लेडीज वार्ड जेंट्स वार्ड को ही, मतलब वार्ड को दो में डिवाइड कर देते थे, तो बीच में कर्टन लगा देते थे। और अभी भी बीएचयू में भी चेस्ट वार्ड में ट्यूबरकुलर वार्ड, चेस्ट वार्ड चलता है, ट्यूबरकुलर वार्ड चलता है, लेकिन उतने पेशेंट नहीं थे जो पेशेंट हम आप देखे हैं, स्पेशली 89 91 में हमने बहुत पेशेंट इस तरह के देखे। और इसमें इतनी अच्छी सी जो बातें उन्होंने बताई हैं कि अतिसार निपीड़ितम, मतलब कि आप अतिसार ही जो है वो सबसे ऐसा लक्षण होता है कि अगर आप मल को भी नहीं रोक पाए उसके, तो फिर उसका जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो यहाँ पर उधर शोथ भी एक वर्णन आया है। तो एसाइटिस हम लोग सभी जानते हैं कि अगर उसके उपद्रव और कम होते हैं या साध्यावस्था बढ़ती है तो कलेक्शन जो होता है वो फ्लूइड का भी लंग्स के साथ साथ जो है धीरे धीरे एब्डोमेन में भी शुरू हो जाता है। और फिर धातु क्षय की जो प्रक्रिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है, मतलब कि सारे धातुओं का जो क्षय होता है वो रस से लेकर और शुक्र धातु तक का वो इतना अधिक क्षय होता है। और प्राण वायु जो होती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, इसके बारे में बार बार सांस लेते हैं, श्वास रोग हो जाता है, श्वास कच्छा जिसे कहा जाता है।
ये वाला जो आपने बहुत पढ़ा था श्लोक, इसमें हमारे साथ लोग भी बहुत वो करते थे, शुक्रायतम बलम पुंसाम मल्लायतम तु जीवितम तस्मात् अति प्रयत्नेन संरक्ष मनोयस्ति। अतिसार जैसे लक्षण हो भी जाते हैं तो भी मन नाश होने से जीवन का नाश हो जाता है, अर्थात मनम तस्य ही विद्बलम। तो उस समय जो रोगी का जो मन है वही उसका विद मरिया, मतलब जो उसको पुलिस आ रहा है उस पुलिस की ही हमें संरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करना चाहिए। और पुलिस की रक्षा करते करते हमें शुक्र की रक्षा करना चाहिए। उसके साथ ही हमें चिकित्सा व्यवस्था की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन सच्चियली वो एक समय था जो कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसे आज हम कोविड से ग्रस्त हुए थे, HIV से ग्रस्त हुए थे, उस समय वो समय था 90s वाला, ट्यूबरकुलोसिस एक्सट्रीम पर थी और बहुत डेथ्स होती थी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं सर वार्ड में उस समय, और कईयों को तो मरते भी देखा है सर। आज हमने उसको गए उसको एग्जामिन किया, उसकी स्टडी की, और नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जाते थे तो पेशेंट हमको उस बेड पे नहीं मिलता था, और फिर बैड न्यूज मिलती थी कि उसकी उस रात में उस समय उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत पेशेंट राजेश्वर को बहुत चढ़े हैं वो समय था, और बहुत कष्ट होता है सोच के, लेकिन वो पिक्चर से क्लियर हो जाती है आपके साथ में। जी सर। जी डॉक्टर गंगवार सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं, असाध्य पेशेंट? आपके प्रैक्टिस में तो आते होंगे। गंगवार सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपने ऐसे देखे हैं कभी? हाँ सर देखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखे लेकिन देखे हैं पेशेंट सर, तो क्या जिन्हें क्या कहते सिम्टम्स क्या हैं थे? कि सर मतलब जो है रक्तस्राव हो रहा है और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, और एकदम लीन एंड थिन हो गए हैं, बिल्कुल हड्डियाँ बाहर दिख रही हैं, मांस का क्षय हो गया है, मतलब सर इस तरह से। और मरते हुए भी देखा है पेशेंट, ऐसे पेशेंटों को सर। और प्लूरल डिफ्यूजन तो हो ही जाता है बहुत सारे पेशेंटों को। जी तो वो तो सर वो मॉडर्न ही लेते हैं, एलोपैथिक अपने। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। असाध्य पेशेंट किसी ने देखे हैं? अनुरिता मैम आई है क्या? अनुरिता मैम नहीं ज्वाइन किए। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने देखे हैं क्या ऐसे पेशेंट? या डॉक्टर कमल जी आप कुछ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी आपने पेशेंट हेलो। अपने हॉस्पिटल में देखे हैं, गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में देखे सर, जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था उस टाइम पे मिलियरी टीबी करके, और उसको HIV था। लेकिन सर इसका उसका मसल वेस्टिंग इतना था कि वो अपने वो जो बेड था ना उससे दिखती ही नहीं थी, पेशेंट ऐसे पूरा स्केलेटल रहता था। और ये सब लक्षण थे। रक्त स्तिवन भी होता था कभी कभार, का श्वास फूलता था, और श्वास इतना फूलता था उसका तो चेस्ट उसका ऊपर उड़ जाता था। और उसका एंड भी हमने देखा है कि उसका ऐसा स्टीवन हो गया और उसमें से सिक्रीशंस आ गए और पेशेंट डेथ होगा। वो मिलियरी टीबी कह के डायग्नोसिस किया था मॉडर्न वालों ने। लेकिन पेशेंट इतना था, लेकिन उससे भी सिर्फ सर उसमें राजक्षमा नहीं था, तो उसमें HIV भी पॉजिटिव पेशेंट वो मैंने मेरे इंटर्नशिप में देखा था सर। और ये सब लक्षण उसके थे, और 1 महीने पहले से ही वो उधर इंडोर थी, तो हर दिन उसका ऐसा वो टिपिकल लुक दिखता था ना, अभी भी सामने है वो। ऐसा थोड़ा सा भयावह भी लगता है हमको, लेकिन उस टाइम पे तो हमने देखा था। लेकिन ये सब लक्षण है हमारे एकादश राजक्षमा के सगे लक्षण लक्षण है उसमें से। ठीक है सर, थैंक जी। यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो मैं टीका पढ़ देता हूँ इसका। आप लोग टीका सुनिए, फिर आप लोग बोलिएगा। इसमें ऐसे बोल रहे हैं, असाध्य लक्षणम आह एकादशाभिरित्यादि एकादश भिरेभिरीति स्वर भेदादिभिः कंठोध्वंस कंठोध्वंसांस्तैः। इसका मतलब ये है कि यक्ष्मा के असाध्य लक्षण कहते हैं एकादश भीर इत्यादि से बोल रहे हैं, स्वर भेद से लेके कंठोध्वंस तक ये सारे एकादश लक्षणों को समझना चाहिए। फिर बोल रहे हैं षड्भिरीति सुश्रुतेन षड रूपानि पठितानि भक्त द्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणित दर्शनम
स्वर भेदश्च जायेत षड रूपम राज्यक्ष्मणि सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 41 इति। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सुश्रुताचार्य जी ने 6 लक्षण बताए हैं राज्यक्ष्मा के, जो असाध्यता की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर वो लक्षण दिखते ही हैं षडविध राज्यक्ष्मा के। तो भक्त द्वेष, मतलब खाना खाने की इच्छा न होना, खाने से द्वेष उत्पन्न हो जाता है, खाना दिखते ही उनको घिन आती है। फिर ज्वर होता है, श्वास होता है, सांस बहुत ज्यादा फूलता है, बुखार बहुत ज्यादा आता है, खांसी बहुत आती है, कास होता है, रक्त निर्गमन होता है, मतलब थोड़ा भी खांसी तो खून का एकदम उल्टी आने लगता है। फिर स्वर भेद होता है, आवाज बैठ जाता है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कासतिसार पार्श्वार्थी स्वर भेदा रुचि जो रही इति तु कस्यचित् तंत्रस्य षड रूपाणि माधव करेण लिखितानीति एतानि च एकादश रूपाणि प्रायो बिल्वाक्तुक्तानि अन्यतम रूप परिहारात् रूपानंतरम योग्य अप्येकादेशकत्वं दशत्वं च स्यादेव तथा हि चरको निदाने एकादश रूपाणि पठित्वा चिकित्से अपि वेगोरोधादि कारण चतुष्टयजे प्रतिकारणम चतुर्थम एकादश रूपाणि पठितवान। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो बोला है कास, अतिसार, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अरोचक और ज्वर, ये सब बताए हैं। ये यक्ष्मा रोगी को प्रायशः हुआ ही करते हैं। किसी अन्य लक्षण के परिहार कम होने पर, किसी अन्य रूप के योग अधिक होने पर, मतलब कोई सिम्टम कम होते हैं, कोई सिम्टम ज्यादा होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी लक्षण न्यूनाधिक वेशक हो जाए, लेकिन 11 या 6 लक्षण तो जरूर रहते हैं। जैसे कि चरक में भी निदान स्थान में एकादश लक्षणों का उल्लेख करके चिकित्सा स्थान में बोला है कि वेगरोध होना, मतलब वेगों को रोकना, क्षय की वजह से, अति साहस की वजह से, विषमाशन रूप, ये 4 कारण की वजह से यक्ष्मा में यक्ष्मा का उल्लेख किया गया है। फिर कासो संताप इत्यादि, कास से लेके अरुचि तक जो लक्षण होते हैं, जैसे कास हो गया, ज्वर हो गया, पार्श्वशूल हो गया, स्वर भेद हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, ये सारे लक्षण जो रहते हैं, ये 6 वाले भी उसी में एकादश में ही समाहित हैं, लिखे हैं। एकादशता भी, मतलब एकादश वचन से सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण राज्यक्ष्मा के ये सारे 11 लक्षण अवश्य ही पाए जाते हैं। फिर बोल रहे हैं एकादश वचने बोधयति संपूर्ण यक्ष्माण्य एकादश शैव रूपाणी भवन्ति थी, मतलब एकादश जब बोल रहे हैं तो सारे 11 लक्षण आ जाते हैं। जह्यादिति बल मास शय सती इति शेषः तथा उवाच चरक वात व्याधि अपस्मारी कुष्ठी ब्रग्नि चिरज्वरी गुल्मी च मधुमेही च राज्यक्ष्मी च यो नरः अचिकित्सया भवन्त्येते बल मास परिचयात् स्वल्पेष्वपि विकारेषु विषज्ञतान् विवर्जयेत्। चरक इंद्रिय स्थान अध्याय 9, मतलब चरक इंद्रिय स्थान में ऐसा बता रहे हैं कि जहियात मतलब बल और मांस का क्षय हो जाता है तो रोगी की चिकित्सा न करे। इंद्रिय स्थान इसलिए लिखा गया है क्योंकि अरिष्ट सूचक लक्षण आते हैं, तो वो वर्ज बताया है। फिर बोल रहे हैं कि महर्षि चरक बोलते हैं कि वात व्याधि से पीड़ित, अपस्मार वाला रोगी, कुष्ठ वाला रोगी, ब्रग्न मतलब उपदंश जन्य विकार है, जीर्ण ज्वर है, गुल्म है, मधुमेह है, राज्यक्ष्मा है, जब कोई भी इन रोगों से, फिर से सुनिए, वात व्याधि वाला रोगी, अपस्मार वाला, कुष्ठ वाला, ब्रग्न वाला मतलब उपदंश आदि विकार वाला, जीर्ण ज्वर वाला, गुल्म वाला, मधुमेह वाला और राज्यक्ष्मा वाला ये रोगी है, यह अगर शारीरिक बल और मांस का क्षय हो जाता है तो उनकी चिकित्सा नहीं करना है। ऐसे अवस्था में वो अचिकित्सा या असाध्य होते हैं, और वह थोड़े भी उपद्रव हो जाए तो उनको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। चरक उत्तर मतलब इंद्रिय स्थान अध्याय 9 में बोला है। फिर बोल रहे हैं सर्वेर इत्यादि, इसमें प्रश्न उठता है कि यक्ष्मा तो संपूर्ण रूप से 11 होता है, तो उसमें 5.5 कौन से लक्षण अर्धांश लिया जाता है? इसका उत्तर देते हैं कि एक लक्षण आधा नहीं किया जा सकता, इसलिए 6 लक्षण ही बोलते हैं। 5 करेंगे तो फिर आधा मानने से उससे अच्छा है कि 6 लक्षण वाला ही राज्यक्ष्मा बोला जाए। फिर बोल रहे हैं इसके प्रतिकूल, जब रोगी के बल और मांस का क्षय हो गया है तो उनको त्याग देना चाहिए, और सारे लक्षण उपस्थित हो जाएं तब तो अवश्य ही उनको चिकित्सा नहीं करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि ननु सर्व ये हो गया, ननु सर्वारूपाण्य एकादश समर्थ सार्ध पंचम, मतलब वो 5.5 नहीं होता है, उसको षडविध ही बोलते हैं। अथो अन्यतेति बल मास क्षया भावे सति महाशनम क्षय मानस ते
असाध्यम लक्षणम अरिष्ट रूपत्वाद अतिसार पीड़ितमिति द्वितीयम यक्ष्मितो बलायतम जीवतस्योक्तत्वात् शून्य मुष्कोदरमिति तृतीयम मुष्क शोथस्त विरेक साध्यत्वेन विरुद्धोपक्रमत्वात् शुक्लेत्यादि शुक्ल शयत्वात् एकादशो असाध्य लक्षणानि। इसका मतलब यह है कि जब महाशनम क्षेमाणम मतलब पेशेंट ना खाना तो खा रहा है लेकिन वह उसके शरीर में तब भी वेट लॉस हो रहा है तो वह असाध्यता का लक्षण है और ये अरिष्ट सूचक लक्षण है मतलब अवश्यम भय मृत्यु का सूचक है। फिर बोल रहे हैं अतिसार निपीड़ितम, जैसे कि पवन जी ने भी बोला कि उसको लूज मोशन लगता है तो होते ही रहता है क्योंकि यह असाध्यता का लक्षण आ जाता है। राज्यक्षमा रोगी का जीवन जो है मल पर ही आश्रित रहता है, ऐसा शास्त्र वचन है। मल नाश होने से मृत्यु अवश्यम भावी होती है। फिर बोल रहे हैं कि शुष्क मुष्कोदरम अंडकोश में शोथ ये होना ये असाध्यता का लक्षण है। अंडकोश शोथ में विरेचन चिकित्सा है लेकिन अगर विरेचन दिया तो मृत्यु हो जाएगी और विरुद्धोपक्रम होने से यह असाध्य हो जाता है। और शोथ की नहीं करेंगे तो शोथ से मर जाएगा, विरेचन कराएंगे तो विरेचन से मर जाएगा, कैसे ना कैसे तो वो मरेगा ही। फिर बोल रहे हैं शुक्ल इत्यादि, जब शुक्लाक्ष बोल रहे हैं आंखें सफेद हो जाते हैं तो इसमें वह भी असाध्य होता है क्योंकि खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो ये सब पृथक लक्षण भी हैं, वह असाध्यता के सूचक होते हैं, ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। अब किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर उषा मैम, आपने देखा है गुजरात में ऐसे पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं? डॉक्टर उषा मैम सुन पा रही हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हाँ बोलिए। हाँ उषा मैम बताइए, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या जो असाध्य लक्षण वाले हैं टीबी के या एड्स के? हाँ सर देखे तो है। इसके एड्स के तो मैंने वहां पर देखा था, अपने कॉलेज में ही देखा था मैंने, और बाकी तो नहीं। बाकी टीबी के तो देखे ही सर के। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में हम लोग ही कर रहे थे। मैंने कल बताया था कि यहाँ गवर्नमेंट का ही है सब, तो वही हमको रिफर करना है, उन लोगों को बोलते हैं तो वही पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं वो लोग, एक्सरे से लेके सभी कुछ, वो ठीक है, मेडिसिन तो का क्या सभी जो भी सिम्टम क्या सिम्टम दिखे कि सिम्टम में सर खांसी बहुत रहती है, ड्राई रहती है, और उसका मेन एक रहता है कि उनको थकान भी आती है और शाम के टाइम में उसको फीवर रहता है, हल्का सा, ज्यादा फीवर नहीं रहता है, हल्का सा रहता है, और कभी किसी को चेस्ट पेन भी रहता है। ये सब, और बाकी का तो फिर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है कि एक्सरे वगैरह करवाने से ही। और अब ये स्पुटन का जो टेस्ट करवाते हैं ना, मॉक टेस्ट, वो करवाने से बाद में फिर डिसाइड करते कि चलो यही है ऐसा करके। बाकी सिम्टम्स में समझ में तो आ ही जाता है, मगर पेशेंट के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत जरूरी रहता है। कमल जी आप कुछ बोल रही थी? हाँ जी उषा। हाँ सर, यही पूछना था कि हर एक HIV पेशेंट जो रहता है उसका इम्यूनिटी हैम्पर होने की वजह से ही उसको राज्यक्षमा होता है क्या? हाँ हर एक पेशेंट का CD4 काउंट अगर कम हो गया तो फिर यक्ष्मा में जाएगा और फिर वो वेट लॉस होकर मर जाएगा। बल मास का क्षय हो जाता है तो वो मर जाता है। ये तो सर राज्य हम दोनों का कोरिलेशन कैसे करें? राज्यक्षमा में HIV तो अभी अभी आया है, हमको पता है, लेकिन अच्छा HIV पूर्वज अभी नहीं है, पहले भी था, उसको हमने अभी डिस्कवर किया, पहले भी था ये सब चीज। हाँ, तो इससे डिफरेंशिएट ऐसे कि हर एक HIV पेशेंट को राज्यक्षमा होगा और राज्यक्षमा को HIV नहीं है, जब ऐसे बल नहीं और है सर? मांस का क्षय होने लगता है तो वो असाध्य हो जाता है। बल और मांस का क्षय नहीं होगा तो सर तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे ना, HIV पेशेंट माने तो असाध्य राज्यक्षमा, ऐसे बोलेंगे? HIV पेशेंट अभी जी रहे हैं बहुत सारे, जो पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं वो खाना पीना अच्छा रखते हैं, अग्नि अच्छा रखते हैं तो जीते हैं ना ऐसे भी मेडिसिन लेके। हाँ हाँ, असाध्य ART लेके वही जीते रहता है हैं। जो बल और मांस का क्षय हो गया है और ये सारे सिम्टम्स आ गए हैं तो ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। राज्यक्षमा के मतलब वो स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से राज्यक्षमा है, स्वतंत्र व्याधि या परतंत्र व्याधि। ओके, जी ठीक है सर। थैंक यू। डॉक्टर आकांक्षा मैम आज कुछ नहीं बोलेंगी, शायद टिफिन बना रही हैं। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए सरोज मैम। बात कहनी थी कि बच्चों को कई डॉक्टर होते हैं ना, वो ऐसे ट्यूबरकुलोसिस कभी डिसाइड करते हैं, तो सर वो मॉन्टेक्स टेस्ट से ऐसे डिसाइड कर देते हैं। तो उसमें बच्चों में क्या होता है कि वैक्सीनेशन किया होता है ना BCG का,
तो फिर उसमें ए पॉजिटिव मिलता है, लेकिन होता नहीं है बच्चों में, ऐसे वायरल ही ज्यादा होता है। मेरे मेरे रिलेटिव में ही एक केस हुआ था कि उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, सिर्फ मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आया, एक्सरे में तो कुछ ऐसा कफ जैसा दिखाई देगा होगा। तो फिर उसकी सर टीबी की पूरा ट्रीटमेंट 6 महीने 9 महीने की कर दी। फिर दूसरे डॉक्टर ने बाद में उसको ऐसा वायरल हुआ, तो फिर बोला कि उसको अभी भी इन्फेक्शन है, अभी भी उसकी दवा ले लो। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को बताया, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये वायरल है, आपको पहले भी वायरल ही हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी दवा कर दी। तो सर ऐसा होता है कि बच्चों में कोई ऐसा वायरस आ जाता है ना, तो 1-1 महीने 2-2 महीने तक रहता है, बुखार ही ठीक नहीं होता है। और कई डॉक्टर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। तो किसी को भी, बच्चों को भी ऐसा डायग्नोस हुआ तो फिर हमें 2-3-4-5 डॉक्टर को बताना चाहिए, फिर उसको ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही सर ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट, और बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट देने में इतनी दिक्कत होती है ना कि सुबह में वो खाली पेट दवा देनी होती है, और उस टाइम तो सर बहुत साल पहले वो टेबलेट ही मिल रही थी, अभी तो सिरप बेस आ गया होगा। तो सर वो बात सबको ऐसे सोचनी चाहिए। मैम इसमें पता क्या बात है, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जिसमें पहले बीसीजी वैक्सीन लगा होता है तो उसमें आ जाता है ये, और कई हाँ बार इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है, कई बार अच्छे से वो इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, वो जैसे राउंड लगाते हैं ना जहाँ पे हाँ मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए लगाते हैं, वो भी हाँ कई बार कहीं एक्सपर्ट नहीं होते उसको कैसे वो पॉजिटिव है कि नहीं। और तीसरा, कई बार वो बोतल यूज करते हैं ना, रिएजेंट यूज करते हैं, वो हाँ कई बार पुराना पड़ा मैम, उसमें भी पॉजिटिव आ जाता है। पर ये मॉन्टेक्स के अकॉर्डिंग तो आजकल कोई भी वो नहीं करेगा, मतलब मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेगा। आजकल तो लेटेस्ट टेक्निक है, स्टीविफोन गोल्ड है, और ये है सीबी नाट है, ठीक है ना मैम। हम्म अगर आपका लंग्स टीबी है तो सीबी नाट इज ए बेस्ट टेस्ट। अगर आपका अदर है, लंग्स में नहीं है, तो टीबीफोन गोल्ड इज बेस्ट, ठीक है ना, पहले उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, पहले डॉक्टर ऐसे करते थे, और सबसे पुराने वो 80 साल के डॉक्टर ने ऐसा डायग्नोस कर दिया था सर, और बहुत फेमस। नहीं वैसे कई बार ना मिस हो गया होगा, कई बार ना पेशेंट आजकल ना जो कई बड़े डॉक्टर भी होते हैं ना, तो हाँ भीड़ ज्यादा होती है, तो बस हाँ जल्दी जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, ये भी बात मैं बता दूं। माइंड ही ऐसा चलता है, इसको ऐसा है तो यही होगा। हाँ, कई लोगों के पास ना भीड़ ज्यादा होती है और इंटेलिजेंट डॉक्टर होते हैं, नो डाउट, पर हाँ कई वो बार पेशेंट ना ध्यान से नहीं देखा जाता, फ्रॉम उस टाइम दिमाग पेशेंट की तरफ नहीं हो, तो ऐसे हो जाता है मैम, मिस डायग्नोसिस बड़े बड़े डॉक्टर से हो जाता है। और सर हमारे हॉस्पिटल में हम उस टाइम 1999 में हमारे यहाँ रिसर्च चलता था HIV के ऊपर। उस टाइम सर 80 या 90 के बीच में ब्लड से सबको हो गया था। उस टाइम ब्लड चेक नहीं किया था गवर्नमेंट ने, और ऐसे ही दे दिया था, तो उस टाइम कई लोगों को HIV हो गया था। तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कई केस आते थे बड़ौदा में, तो उसके ऊपर रिसर्च चलता था। तो उस टाइम हॉस्पिटल में सर रसायन चिकित्सा ही दी जाती थी, पूरा रसायन चिकित्सा। अब जितना ये हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव वगैरह चल रहा है, हेपेटाइटिस बी और सी, इसका बेसिक पॉजिटिव फैक्टर यही है। आजकल तो डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करने, पहले लोग क्या करते थे, बॉयल करते थे वो ग्लास सिरिंज को, और वो हाँ लगाते रहते थे, तो हाँ एक को हुआ तो कितने सारे लोगों को, मान लो एक डॉक्टर 50 इंजेक्शन लगाता तो 50 लोगों को उसने हेपेटाइटिस सी दे दिया। हमारे गांव के नजीक ही कितने लोग मर गए थे उस टाइम, मोड़ासा के साइड। वो डॉक्टर ने ऐसे हेपेटाइटिस बी से कई पेशेंट को ऐसे इन्फेक्शन लग गया था, तो कई ऐसे 30-35 साल के 25 साल के लड़के भी चले गए। तो डॉक्टर की भूल का होता है। और सर एक बात तो, हाँ मैंने सर वो HIV पेशेंट को देखा है, तो सब लोग HIV तो लास्ट में टीबी होता है, टीबी हो जाता है, वो टीबी हो जाता है, इससे सर वो ऐसे उसकी death होती है। तो और मेरी फ्रेंड है, तो वो बोलती है कि अभी सबसे खतरनाक डिसीज वो ट्यूबरकुलोसिस ही है, क्योंकि इसमें दवाई का पूरा रेजिस्टेंस आ गया। तो सबसे खतरनाक डिसीज ये है राजयक्ष्मा सर, क्योंकि उसकी कोई अभी ऐसे दवा देते हैं लेकिन रेजिस्टेंस बहुत है। और जो लोग गांव के लोग में क्या होता है कि वो लोग दवाई ठीक से लेते ही नहीं है, ऐसे 1 महीने ले ली पूरा अच्छा होगा, फिर
क्या प्रोजेक्ट है कि वहां जाके खुद रोज उसके सामने ले ऐसा करो, एक एक करते हैं पीएससी सेंटर से, खुद जाते हैं और उसको दवाई देते हैं और उसके सामने दवा लेते हैं, तब पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये बहुत वो डिसीज है। और किसी को कुछ बताना है क्या? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर कुछ बोलना चाहते हैं, जो बहुत जी अच्छे सर। डॉक्टर। जी सर, बताइए सर। जी मैडम, जो अभी सर बता रहे थे बड़ौदा की कि HIV में रसायन चिकित्सा देती है, तो सबसे क्या रिस्पॉन्स रहता है मैं जानना चाहता हूँ। सरोज मैम से आपका क्वेश्चन है? जी जी सर। डॉक्टर सरोज मैम, आपसे क्वेश्चन है। और रसायन चिकित्सा में सर उस टाइम तो वहाँ हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट का वो जो मिलता था, अश्वगंधा है, शतावरी है, वो सभी देते थे। अश्वगंधा देते थे तो उसमें थोड़ा क्रिकेटो मिक्स करके दे देते थे और कंटिन्यूस वही दवा चलाते थे। फिर पेशेंट को एक एक महीने में बुलाते थे, देखते थे पूरा उसका कितना वेट बढ़ा क्या है। और सर उसमें ज्यादा पेशेंट है ना, उस टाइम तो सोशल बहुत था, तो किसी को पता चलेगा उसको HIV है तो फिर ऐसे आसपास के लोग भी उसको बहुत परेशान करते थे। बच्चों को भी वो स्कूल में भेज नहीं सकते थे, ऐसा उस टाइम बहुत प्रॉब्लम था। तो पेशेंट ऐसे मेंटल ही ज्यादा हैरेस हो जाता था डिसीज से ज्यादा। तो सर सब आके पूरा अपना कहानी बताते थे पेशेंट। और हॉस्पिटल में से तो पूरा ऐसे रसायन हमारे जितने हैं, अश्वगंधा है, पछी और रसायन चूर्ण, गिलोय, गोखरू, आंवला, शतावरी, वो ही देते थे। और पेशेंट को जो भी तकलीफ हो उस टाइम तो ऐसी दवा दे देते थे। कफ ज्यादा हो तो त्रिकटु है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, ऐसा देते थे साथ में। तो थेरापेटिक इफेक्ट कैसा आता था मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ उसका, रसायन चिकित्सा का। क्या रसायन चिकित्सा का थेरापेटिक इफेक्ट कैसा रहता था, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अच्छा रहता था सर, पेशेंट लेते थे। क्या पेशेंट क्योर हो जाता था कम्प्लीटली या हमारी इम्प्रूवमेंट होता था? हमारी फार्मेसी थी हॉस्पिटल में, तो दवाई भी अच्छी थी। तो ऐसे अच्छा पेशेंट को ऐसे जो इम्यूनि बार बार जो ऐसे जुकाम हो जाता था वो नहीं होता था। थोड़ा सा वेट भी उसका मेंटेन रहता था, थकान जैसी लगती वो भी नहीं होता था। इतना तो मुझे अभी याद है, बहुत सारा तो अभी याद नहीं है, 20-25 साल हो गए, लेकिन हम देखते थे सर बहुत सारे पेशेंट ऐसे। तो मैडम वो HIV पॉजिटिव से फिर HIV नेगेटिव हो पाता था कि नहीं, ये मेरा सवाल था। वो नहीं होता, वो पता नहीं, चलता ही था। बाद में क्या हुआ वो पता नहीं। तो फिर कॉलेज भी बंद हो गई अभी तो हमारी। जी मैडम, थैंक यू मैडम। सर को पूछे तो पता चलेगा हमारे जी सर, सर। वही जी सर। सर, पाठक सर से। नहीं नहीं, हाँ, इनके सर, हाँ इनके सर, बताइए सर आप। राकेश पाठक सर थे उस टाइम सर हमारे, वो ही सब करते थे रिसर्च। इनके जो सर थे, इनके टीचर, अच्छा जी जी वो जी राकेश पाठक जी थे। सर। वो भी पाठक सर थे, इनके सर। सर तो मैं पूछ लूंगी, ऐसा अच्छा जी कोई सर। नहीं है हमारे पास। हाँ। जी सर। सर वो आपके वो उधर वाले पेशेंट कैसे हैं, लीवर वाले उधर वाले सर फिर आए नहीं सर जो है। जी और सर ये दूसरा मैंने किस सर को बताया था आपको, तो जी। उनको तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया सर, वो बहुत क्या क्या बढ़िया। तकलीफ था और क्या रिस्पॉन्स है, वो बताइए। उनको सर जो है सियाटिका की तरफ पेन था सर, उनको नर्व कंप्रेशन था और जी डिस्क प्रोलैप्स था सर जो है, वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे जी और उनको बराबर पेन रहता था। तो बनारस में उन्होंने न्यूरो सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था। तो वो चूंकि हमारे यहाँ एक स्टाफ के रिलेटिव थे तो मेरे पास आए थे, तो सर फिर मैंने उनको अपने यहाँ की चिकित्सा दी। अब वो बिल्कुल सर ठीक हो गए। उसमें सर बस्ती दिया मैंने सर जो है, और बाद विध्वंसन सर, गोदंती, सर भस्म, और सर जो है एरण्य तेल, डिस्गर्भ तेल की मात्रा बस्ती दिलवाई सर जो है, दीपन पाचन दिया। अभी सर बिल्कुल ठीक है सर वो। जी तो आपको सर जो है और नवीन जोशी सर को और हमारे जो
आयुष दर्पण के सभी श्रेष्ठ वैद्य सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत अच्छा, आप कितना अच्छा मेहनत से कर रहे हैं, और मतलब पेशेंट आपके ठीक हो गए। जी सर, आप मतलब सर आप जो पढ़ाते सर, फिर हम लोग उसको अप्लाई करते सर जो। और पहले हम लोग सर दीपन पाचन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे सर, अब तो सर दीपन पाचन पर विशेष ध्यान देते सर। तो तब से और रिस्पांस जो है बहुत फास्ट हो गया सर जो है। तो पेशेंट भी हमारे यहाँ बहुत सर बढ़ गए जो है। ये स्थिति रहती कि हॉस्पिटल बंद करते करते भी मरी जाते रहते सर जो है। जी प्रणाम सर। हाँ जी सर आपने बस्तियां मात्रा बस्ती बस दी है कि निरूह बस्ती भी दी थी? नहीं, मात्रा बस ही दी मैडम, और चूंकि हम लोग के पंजीकरण की सुविधा नहीं है तो फिर हम लोग पेशेंट को घर पे ही बता देते हैं। सर विषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती कितना क्वांटिटी लिया था आपने? हमने मैडम 10 ml दिलवाया था उसको जी। 10 ml। जी सर जी जी। इसमें ऐसा प्रकृति वाइज डिसाइड हम कर सकते हैं कि मानो पित्तज प्रकृति का है तो उसको विषगर्भ, या किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं रहा होगा, विषगर्भ नहीं देना चाहिए? सामता है तो हम दे सकते हैं विषगर्भ? सामता में ही तो देते हैं ना। जी जी। तो सर हम पित्तज प्रकृति के व्यक्ति को भी दे सकते हैं उसमें? क्यों नहीं दे क्योंकि सकते हैं, एक बस ये पेशेंट को मैंने लोकली लगाने के लिए दिया था, पित्तज प्रकृति का था, तो वो बोला था कि पेन कम हुआ है लेकिन झंझनाहट हो रही है स्किन पे, तो मुझे लगा कि वो पित्तज प्रकृति का होने की वजह से नहीं, होगा। ऐसा नहीं होता, पित्तज वालों को हम देते हैं ना। हाँ ओके सर। और बस वो है, महाविषगर्भ तेल आंखों में नहीं लगना चाहिए। हाँ आंखों में, क्योंकि सारे विष तरफ दे रहते हैं। पित्त वालों को भी मैंने देते सर हैं। जी सर, मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे मात्रा बस से स्टार्ट करने के एक आध हफ्ते बाद रिस्पांस आता है सर, तुरंत नहीं आता है। जी। मात्रा बस्ती तो अलाउड है ना। जी जी। जी। और थैंक यू सर। कमल में आपने यक्ष्मा के रोगी ठीक किए हैं क्या? किए, लेकिन मॉडर्न वे से किए सर, आयुर्वेदिक से सिर्फ कैसे किए हैं वो, पर्सनल। कैसे किए हैं वो तो बताइए। सर मॉडल पहले तो उनका मॉडर्न पेशेंट कंप्लेंट फीवर वगैरह रहता है, नाइट फीवर, वेट लॉस रहता है, खांसी बहुत दिन तक रहती है, तो पहले अभी एलोपैथी में ऐसा है सर प्रोटोकॉल उसका कि स्पुटम उनका मॉर्निंग का और नाइट का स्पुटम ले लेके और चेस्ट एक्सरे भी भेज दे। चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव आया और स्पुटम भी पॉजिटिव आया तो उनको चालू करना। लेकिन कभी कभार इसमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट हिस्ट्री नहीं बताता हमको कि वो कितने दिन से है, बोलता है कि 1 महीने से, ठीक है, लेकिन उसको जो हम मेडिसिन INH वगैरह चालू करना है, कैट 1 कैट 2 चालू करना है, तो उसमें रेजिस्टेंस कौन सा है ये भी देखना पड़ता है। तो उसमें सर ग्रेडेशन अभी ऐसा हुआ है कि MDR, XMDR, कैट 1 कैट 2 ऐसा रहता है। तो हम CBNET को पेशेंट का जो रहता है वो स्पुटम, वो भी CBNET के लिए भेज देते हैं, और उसमें पेशेंट का जो रेजिस्टेंस आता है, नहीं आया तो बहुत अच्छा, तो हम कैट 1 चालू कर देते हैं। और हर 1 वीक, हर वीक के दवाई रहते हैं, हर दिन 6 गोलियां रहती है सर पेशेंट का। और जो कैट 1 रहता है ना सर, उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन भी रहता है, 1 डेली रहता है वो। और अभी वो कम हुआ है, लेकिन सर अभी वीकली ऐसे ही रहता है। पहले बहुत था कि 6 मंथ पेशेंट वो बटक में लेता है इंट्रामस्कुलर, तो पेन इतना ज्यादा बढ़ता है, उसको रिलीफ मिलता है, ये बात नहीं सर, लेकिन वो लेना पड़ता है। हम एक दिन इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, लेकिन वो 6 महीने स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को हम 75 mg करके सर। तो तो पेशेंट का रिकवरी हो जाता है ना। रिकवरी होता है सर, लेकिन आपने जो बोला ना, कि मैंने कल भी बोला था कि सर 1-2 पेशेंट मेरे पास फिर ऐसे आए कि हमको भूख नहीं लगता, वेट बढ़ता है, 2-3-5 kg तक वेट बढ़ता है, जितना लॉस हो उतना भी, लेकिन पेशेंट का जो गृहिणी का बताया ना मैं सर, वो रहता है पेशेंट को हाइपरटेंशन, और उसके कॉम्प्लिकेशन में भी मुझे ऐसे लगता है सर उसमें जो ड्रग इंडस्ट्री वो कॉम्प्लिकेशन होता रहेगा, क्योंकि 6 गोलियां और पेशेंट का इम्यूनिटी हैम्पर होता है, फिर भी वो खाने का। इसमें सर पहले बार तो कैसे रहता है, गैस्ट्राइटिस रहता है पेशेंट को, और वोमिटिंग रहता है गोलियां खाने के बाद, पहले 1 वीक तो उसका वोमिटिंग, फिर थकान रहता है, फिर उसको IV वगैरह ऐसा देना पड़ता है। लेकिन
वो सूट होने के लिए 10-15 दिन तो लगते हैं वो मॉडर्न के। लेकिन आयुर्वेद में तो अभी वसंत कल भी मैं देती हूँ, अभी आपसे सीखी हूँ सर, तो ऐसे देखूंगी पेशेंट को मैं अभी आयुर्वेद की व्यू से, और उनको ये भी साइमल्टेनियसली चालू करूंगी मैं पेशेंट को। और अभी तो पेशेंट सर ऐसे आए हैं कि आफ्टर कोविड पेशेंट का स्पुटम सर और लंग्स में कैसे दिखता है कि फाइब्रोटिक चेंजेस दिखते हैं अभी चेस्ट एक्सरे में। तो ये क्या सर है, कोविड का कॉम्प्लिकेशन या कोविड डिले डायग्नोसिस होने की वजह से है, या वो टीबी? अभी आप जो बताइए, पेशेंट आपको क्या लग रहा है? सर मुझे लगता है कि कोविड में जो स्टेरॉइड देते हैं और जो स्टेरॉइड की वजह से वो मानो शॉर्ट टेम्पर में हैम्पर कर देते हैं मेडिसिन, वो जो सिम्टम्स थे उसकी वजह से वो फाइब्रोटिक चेंजेस हो गया, ऐसे मुझे लगता है। तो क्या होगा सर इसमें? बराबर ऐसे ही होता है। तो अभी जो रुक्षता बढ़ती है ना, वायु का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, परुषता बढ़ रही है, खरता बढ़ रही है, और उसके और वजह सर पता है हम कर्पूरादि तेल हमारा है ना, वो हम पेशेंट को बोले थे अभी विलेज में तो कर्पूरादि तेल नहीं मिलता, तो मैंने पेशेंट को बोला था अपना जो नारियल का तेल है ना उसमें कर्पूर डलवा के थोड़ा सा सेंधा नमक डलवाना, थोड़ा सा गर्म करके उसको छाती पे लगाना और सेक लेना अजवाइन का। ऐसे मैंने देखा था, तो उसका ना सर लंग्स का जो सांस फूलती थी ना वो भी कम हो गई थी। ये मैंने कोविड में भी देखा है, और अभी भी मैं पेशेंट को जो कॉक्सीडर रहते हैं पेशेंट उसको मैं देती हूँ, तो उसका तो इसमें सर लंग्स का सर्कुलेशन बड़ा होता रहता है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो अब अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर 5 मिनट बाद मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओके सर, थैंक यू। थोड़ा। जी ठीक है, थैंक यू।